नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रगति एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। अब हम नवंबर 2022 में चर्चा में रहे खेल प्रदर्शन को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहली बात राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के बारे में है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022, जिनकी घोषणा केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 14 नवंबर 2022 को की गई और इनका वितरण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। हम कुछ बातें जान लेते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में, कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के अंतर्गत 6 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऐसे ही लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। इनको हम क्रम से देखते हैं और इनके बारे में कुछ बेसिक बातें भी जान लेते हैं, क्योंकि विगत वर्षों में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। सही जोड़ी मिलाओं में प्रश्न पूछा गया कि जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसका नाम परिवर्तन कब किया गया, या इसका पुराना नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत कब हुई। तो इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे सबसे पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो देखिए, इसका पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। 2021 में नाम बदल के कर दिया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो ध्यान रखना है कि नाम परिवर्तन कब किया गया है, 2021 में। पुराना नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, खेल रत्न पुरस्कार। अब ये जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये देश का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। इसकी स्थापना की गई थी 1991-92 में, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 25 लाख रुपए। ये बात ध्यान रखना है। स्थापना 1991-92 में है और 25 लाख रुपए इसकी पुरस्कार राशि है। अब ये पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते रहे हैं। कुछ बातें अगर हम करें कि वर्ष 1991-92 का पहला जो खेल रत्न पुरस्कार है वो किसे मिला था, तो ये मिला था विश्वनाथन आनंद को, जो कि शतरंज खिलाड़ी हैं। यानी 1992 में पहला जो खेल रत्न पुरस्कार है वो किसको मिला है, विश्वनाथन आनंद, ये शतरंज खिलाड़ी हैं। 1998 में ये मिला है क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को। ये एमपीपीएससी 2017 में पूछा गया था प्री के। तो ध्यान रखना, ऐसे कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। 2008 का अवार्ड MS धोनी को मिला, ये भी क्रिकेटर हैं। जो पिछली बार अवार्ड था 2021 का, उसमें 12 हस्तियों को अवार्ड मिला, जिसमें नीरज चोपड़ा और सुनील छेत्री शामिल हैं। अब हम देखते हैं कि 2022 का अवार्ड किसे मिला है। तो 2022 का अवार्ड मिला है टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरत कमल अचंता। ठीक है, इनको मिला है 2022 का अवार्ड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगर पूछा जाएगा तो ध्यान रखना है। एक बात और महत्वपूर्ण है शरत कमल अचंत के बारे में, कि शरत कमल अचंत को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ के एथलीट आयोग का सदस्य चुना गया है। ये बात इंपॉर्टेंट है, और इस पद पर चुने जाने वाले वो पहले ऐसे भारतीय हैं। ये बात ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का के एथलीट आयोग का सदस्य अचंत शरत कमल को चुना गया। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात अर्जुन पुरस्कारों से संबंधित है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में दूसरा पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। कुछ अर्जुन पुरस्कार के बारे में कुछ मूलभूत बातें जानते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना जो है 1961 में की गई थी, और यहाँ पर पुरस्कार राशि है 15 लाख रुपए। ये बात ध्यान रखनी है, 1961 में स्थापित है, 15 लाख रुपए। क्यों दिए जाते हैं अर्जुन पुरस्कार, तो यहाँ पर लिखा है खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। यानी पिछले 4 वर्षों की अवधि में अच्छे प्रदर्शन व नेतृत्व कौशल, खेल भावना, अनुशासन की भावना दिखाने के लिए ये खिलाड़ियों को मिलते रहे। अगर हम इस बार बात करें 2022 में, तो 2022 में 25 खिलाड़ियों को दिया गया है ये अर्जुन पुरस्कार। और ये आप देखेंगे पूरी लिस्ट है, ये आप देखेंगे यहाँ पर 8 फिर 17 हो गए, और आगे चलेंगे ये 25 पूरे खिलाड़ी। एक बार इनका नाम आप देख लेंगे। कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की मैं बात करता हूँ, जैसे सीमा पुनिया एथलेटिक्स संबंधित है। जो हमारे एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे ही पूछे जाते हैं। नाम किसी खिलाड़ी का पूछ लेगा और पूछेगा कि इनका संबंध किस खेल से है। जैसे ये लक्ष्य सेन है, बैडमिंटन संबंधित है। HS प्रणय है, बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, अविनाश साबले हैं, एथलेटिक्स से संबंधित है। निखत जरीन है, बॉक्सिंग से संबंधित है। ठीक है, तो ऐसे ये सब नाम हैं। आपको एक बार इनका नाम जरूर पढ़ लेना। 25 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है।
चलते हैं आगे और अगले अवार्ड की बात करते हैं। अगला जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के अंतर्गत आता है वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी और ये प्रशिक्षकों या कोच को दिए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर लिखा है खेल कूद और गेम्स में उत्कृष्ट कोच के लिए ये द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, एक श्रेणी है नियमित श्रेणी और एक है लाइफ टाइम श्रेणी। लाइफ टाइम श्रेणी यानी जीवन काल भर योगदान के लिए। अब नियमित श्रेणी में जो पुरस्कार राशि है ये 10 लाख रुपए है। वहीं जो लाइफ टाइम के लिए श्रेणी है द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए, वहाँ पर पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए है। और एक बात ध्यान रखना है कि एक वर्ष में 5 से अधिक लोगों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, यानी 5 या 5 से कम के लोगों को। आप देखेंगे कि नियमित श्रेणी में ये 4 लोगों को मिला है। ये आप नाम देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे कि जैसे जीवन जोत सिंह तेजा है, तीरंदाजी संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही क्रिकेट संबंधित है दिनेश। तो ये नाम आप एक बार पढ़ लेंगे। चलते हैं आगे और अगली कैटेगरी देखते हैं। अगली कैटेगरी है ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए खेलकूद और गेम्स में। तो इन पुरस्कारों को की जो स्थापना है वर्ष 2002 में हुई थी और यहाँ पर पुरस्कार राशि है 10 लाख रुपए। ध्यान रखना मेजर ध्यानचंद के नाम से खेल रत्न पुरस्कार भी दिए जाते हैं और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यह उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है तथा सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने में योगदान कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल को बढ़ावा देने वाले लोगों को मिल रहा है, ठीक है। अब देखिए 4 लोगों को मिला है, इनका नाम आप एक बार देख लेंगे। 5वीं श्रेणी है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कारों की स्थापना 2009 में हुई है। अब ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी पुरस्कार राशि नहीं मिलती है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार में 2009 में स्थापित है, कोई भी नगद राशि नहीं दी जाती है, केवल प्रशंसा पत्र व ट्रॉफी दी जाती है। अब ये किन किन संस्थाओं को मिल सकती है, तो निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रों की कॉरपोरेट संस्थाओं को मिल सकता है, खेल नियंत्रण बोर्डों को मिल सकता है, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों व एनजीओ को ये दिया जा सकता है। और उन संस्थाओं को मिलता है ये पुरस्कार जिन्होंने खेल के प्रचार और विकास में अहम भूमिका निभाई है। तो आप यहाँ पर देखेंगे किस कैटेगरी में किस संस्था को मिला है, तो आप एक बार ऐसे इनको देख सकते हैं। अब जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है, उसकी एक अंतिम श्रेणी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। और आप देखेंगे कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई 1956-57 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की। अब यह पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो ये विश्वविद्यालयों को प्रदान किया जाता है। जैसे आप देखेंगे वर्ष 2022 का पुरस्कार गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को मिला है। तो ये ऐसे विश्वविद्यालयों को दिया जाता है जिन्होंने अंतर विश्वविद्यालयीन प्रतियोगिताओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और यूनिवर्सिटी की जो ये अवार्ड है इसमें फर्स्ट जो रैंक होल्डर है उसको 15 लाख का सम्मान मिलता है, सेकंड प्राइज़ इसमें 7.5 लाख का है और जो थर्ड प्राइज़ है वो आपका 4.5 लाख रुपए का है, ठीक है। 15 लाख फर्स्ट, सेकंड 7.5 लाख का है और तीसरा 4.5 लाख का है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसको दी जाती है, विश्वविद्यालयों को दी जाती है। स्थापना कब हुई 1956-57 में और इस बार का 2022 का अवार्ड किसको मिला है, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को। तो ये बातें महत्वपूर्ण हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के बारे में। हमने कुछ बेसिक चीज़ें भी जानी, उनका रिवीजन किया और जो 2022 में जिनको मिला है ये पुरस्कार तो उनके बारे में पढ़ा। चलते हैं आगे। अगली बात विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के बारे में है। आईबीए का जो यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 है, जिसका आयोजन हुआ है स्पेन के ला नुसिया में 14 से 26 नवंबर 2022 का। तो ध्यान रखना कि ये जो विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये पुरुष और महिला दोनों ही वर्गों को सम्मिलित करती है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है यूथ मेंस एंड वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022। अब यहाँ पर आईबीए का क्या मतलब है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। आयोजन हमने देखा कि स्पेन का ला नुसिया। कब से कब तक हुआ, 14 से 26 नवंबर 2022 को। अगर हम पदक तालिका की ओर नज़र डालें तो पहला स्थान इसमें उज्बेकिस्तान का रहा। उज्बेकिस्तान ने सर्वाधिक 10 पदक अर्जित किए, जिसमें 5 स्वर्ण 3 रजत और 2 कांस्य हैं। वहीं पदक तालिका में दूसरा स्थान रहा है भारत का। इंपॉर्टेंट है ये, भारत ने 11 पदक अर्जित किए जिसमें 4 स्वर्ण है,
3 रजत हैं और 4 कांस्य हैं। अब भारत ने 11 पदक अर्जित किए, लेकिन फिर भी दूसरा स्थान है। तो ध्यान रखना कि जो पदक तालिका में रैंक निर्धारित होती है वो गोल्ड मेडल के आधार पर होती है। आप देखेंगे उज्बेकिस्तान के गोल्ड मेडल कितने हैं, 5, और भारत के 4, इसीलिए दूसरी रैंक भारत को दी गई है। ठीक है, अब इसमें ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अब भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 4 स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन रहे हैं? विश्वनाथ सुरेश, वंशज, देविका घोरपड़े और रवीना, इन लोगों ने 4 स्वर्ण पदक जीते हैं भारत की ओर से। एक बात और महत्वपूर्ण है कि महिला विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत में होगा, भारत के नई दिल्ली में, मार्च 2023 में। अगर पूछा जाएगा कि विश्व कप बॉक्सिंग चैंपियनशिप वुमेन्स की कहाँ आयोजित होगी 2023 की, तो नई दिल्ली, भारत में। तो ये बातें महत्वपूर्ण है विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप के बारे में, ये बातें ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात 15वीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 से संबंधित है। अब ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या है? ये बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर कंट्रोल इन इंडिया, कि ये घरेलू T20 क्रिकेट सीरीज है। अब इसका आयोजन 10 अक्टूबर से 5 नवंबर 2022 तक किया गया, भारत में ही किया गया, और इसका विजेता रहा मुंबई। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर ये मैच जीता। इसका जो फाइनल मैच था वो 5 नवंबर को कोलकाता में खेला गया था, और मुंबई इसका पहला विजेता, मतलब मुंबई ने इसे पहली बार जीता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अगर पूछा जाएगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्रिकेट से संबंधित है। ये T20 फॉर्मेट में यहाँ पर मैच खेले जाते हैं। पहली बार विजेता बना है मुंबई, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात न्यूजीलैंड भारत पुरुष क्रिकेट सीरीज 2022 के बारे में है। ये भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा था जो नवंबर 2022 में संपन्न हुआ। इसके अंतर्गत 3 T20 मैच और 3 ही ODI या एक दिवसीय मैच खेले गए। अगर हम बात करें तो T20 मैचों में भारतीय कप्तान रहे हार्दिक पांड्या, वहीं एक दिवसीय मैचों में भारतीय कप्तान रहे शिखर धवन। अब हम इसके रिजल्ट के बारे में देख लेते हैं कि ये जो क्रिकेट सीरीज रही इसमें क्या रिजल्ट आया। तो जो T20 सीरीज रही वो भारत ने 1-0 से जीत लिया, 3 मैचों की श्रृंखला। अब इसमें ध्यान रखना कि पहला और तीसरा मैच तो बारिश के कारण रद्द हो गया। दूसरा मैच भारत ने न्यूजीलैंड से 65 रनों से जीत लिया था, और इसी मैच में भारत के बल्लेबाज हैं सूर्य कुमार यादव ने शतक बनाया था। वहीं जो एक दिवसीय श्रृंखला है 3 मैचों की, इसके भी 2 मैच नहीं हो पाए। तो सीरीज का दूसरा और तीसरा मैच बारिश के कारण रद्द हो गया, लेकिन जो पहला मैच है न्यूजीलैंड ने 1-0 से जीत लिया था। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा तो। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात 8वें T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 के बारे में है। अब ये जो 8वां T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप है ये 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 के दौरान ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि जो 8वां T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप है, वर्ल्ड कप, वो कहाँ आयोजित हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया में। कब से कब तक? हमने बात की कि 16 अक्टूबर से 13 नवंबर, यानी अक्टूबर नवंबर 2022 में इसका आयोजन किया गया। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है इसके विजेता को लेकर कि 8वां T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन रहा है? तो इंग्लैंड रहा है, और इंग्लैंड ने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर दूसरी बार ये खिताब जीता है। पहली बार 2010 में वो T20 विश्व कप का विजेता बना था, और अभी पाकिस्तान को हराकर 8वां T20 विश्व कप जीता है इसने। अब एक बात ध्यान रखना है कि ये जो फाइनल मैच हुआ था वो मेलबर्न में हुआ था 13 नवंबर 2022 को, जिसमें पाकिस्तान को हराकर इंग्लैंड ने ये मैच जीता। अगर हम भारत की बात करें कि भारत की क्या स्थिति रही है इस वर्ल्ड कप में, तो भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा, और सेमीफाइनल में भारत को इंग्लैंड ने हराया, और भारत वहीं से बाहर हो गया। कुछ और बातें जान लेते हैं, जैसे पाकिस्तान के इसमें कप्तान कौन रहे? बाबर आजम। इसमें इंग्लैंड के कप्तान रहे हैं जोस बटलर। ये विकेट कीपर बल्लेबाज है। जो रूट का नाम इसलिए ध्यान आ रहा है क्योंकि 2017 की प्रारंभिक परीक्षा, उसमें जो रूट को लेकर प्रश्न पूछा गया था कि जो रूट का संबंध किस खेल से है, तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के ही हैं। और जोस बटलर कप्तान रहे हैं इस T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड टीम के। पाकिस्तान के बाबर आजम, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा रहे हैं। और कुछ और बातें अगर इस विश्व कप T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के बारे में जाने, तो भारत के विराट कोहली ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाए। वहीं
वानिंदु हसरंगा जो कि श्रीलंका के बॉलर हैं, उन्होंने सर्वाधिक 15 विकेट लिए। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मिला है इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम कुरन को। और आगामी आयोजन की बात करें कि आगामी T20 विश्व कप कहाँ होगा 2024 में, अमेरिका व वेस्ट इंडीज की संयुक्त मेजबानी में होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 के बारे में, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात भारतीय क्रिकेटर ऋतुराज गायकवाड़ से संबंधित है। अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रहे हैं, क्योंकि इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट में 1 ओवर में 7 छक्के लगाए और 43 रन बनाए, और इसीलिए चर्चा में रहे हैं। तो पूछा जाएगा कि ऋतुराज गायकवाड़ का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना ये क्रिकेटर हैं। क्यों चर्चा में रहे हैं, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी ये एक दिवसीय टूर्नामेंट है, उसमें उन्होंने 1 ओवर में 7 छक्के लगाए। अब 7 छक्के लगाए तो 6 तो नॉर्मल बॉल थी और 1 नो बॉल थी, ठीक है। तो नो बॉल का 1 एक्स्ट्रा रन मिल गया और 6 रन वो हो गए, तो 7 रन ये हो गए और 6 छक्कों का 36 रन वो हो गया, तो 43 रन ये हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा हमारे एग्जाम में ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में, तो ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा से संबंधित है। क्यों चर्चा में रही है मनिका बत्रा? मनिका बत्रा ने एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 में महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता है, और एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कोई पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। तो ध्यान रखना है। जो एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 थी, इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया था 16 से 19 नवंबर 2022 को। वहीं इन्होंने ये उपलब्धि अर्जित की। अगर पूछा जाएगा मनिका बत्रा के बारे में, तो मनिका बत्रा कौन है? टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और चर्चा में क्यों रही? क्योंकि एशिया कप टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात बिली जीन किंग कप 2022 के बारे में है। बिली जीन किंग कप ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। इसका पुराना नाम फेड कप है। अभी इसका 2022 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया गया 8 से 13 नवंबर 2022 के दौरान। और इसकी एक महत्वपूर्ण बात यही है कि इसका विजेता रहा है स्विट्जरलैंड। 7 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया को इसने हराकर पहली बार ये कप जीता है। अगर हमारी एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या पूछा जाएगा कि बिली जीन किंग कप का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना ये टेनिस चैंपियनशिप है और महिलाओं की है। अभी विजेता कौन रहा है? स्विट्जरलैंड। इसका आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। पुराना नाम इसका फेड कप है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात मेंस एटीपी टूर्स फाइनल 2022 के बारे में। ये पुरुषों का एटीपी टूर्स फाइनल है, जिसका आयोजन इटली के ट्यूरिन में किया गया 13 से 20 नवंबर 2022 के दौरान। अब हम मेंस एटीपी टूर्स फाइनल के बारे में कुछ मूलभूत बातें जान लेते हैं। तो ध्यान रखना है कि सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त पुरुष टेनिस खिलाड़ियों के वर्ष 2022 के ये एटीपी टूर्स फाइनल्स हैं। एटीपी टूर फाइनल्स का जो सत्र है, ये एटीपी का सत्र का अंतिम टूर्नामेंट होता है और प्रतिवर्ष नवंबर में ही खेला जाता है। और इस टूर्नामेंट में शीर्ष 8 खिलाड़ी ही भाग लेते हैं, चाहे वो एकल स्पर्धा हो चाहे युगल स्पर्धा हो। तो क्या बातें हमने जानी, क्यों कहा जा रहा है इसको एटीपी टूर्स फाइनल? एटीपी का क्या मतलब है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। इसमें हमने बात की कि ये जो एटीपी टूर्स फाइनल्स है, एटीपी का सत्र का अंतिम टूर्नामेंट होता है, नवंबर में खेला जाता है। और इसमें जो मेंस टेनिस में टॉप 8 खिलाड़ी हैं वही भाग लेते हैं। एकल खिताब का विजेता पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविच हैं, जो कि सर्बिया खिलाड़ी हैं। इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। वहीं युगल खिताब जीता है अमेरिका के राजीव राम व ब्रिटेन के जो सेलिसबरी की जोड़ी ने। तो ये बात ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात वुमेन्स WTA फाइनल 2022 के बारे में है। अब WTA का मतलब क्या है यहाँ पर? वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। अब ये महिलाओं का WTA फाइनल है। WTA की सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त महिला टेनिस खिलाड़ियों के लिए वर्ष 2022 के ये WTA फाइनल्स है। जैसा कि अभी हमने इसमें पढ़ा था मेंस एटीपी टूर्स फाइनल्स, कि इसमें पुरुष रैंकिंग में पुरुष टेनिस रैंकिंग में जो टॉप 8 खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं। ऐसे यहाँ भी हैं, जो वुमेन्स टेनिस में टॉप 8 खिलाड़ी हैं वही भाग लेती हैं इसमें, यानी वर्ष के शीर्ष 8 खिलाड़ी इसमें भी भाग लेते हैं।
और महिलाओं के एकल खिताब किसने जीता है? फ्रांस की कैरोलिना गार्सिया ने जीता है और इन्होंने बेलारूस की आर्यना सबालेंका को हराया है। एक बात आयोजन को लेकर है कि ये वुमेंस WTA फाइनल्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन हुआ अमेरिका के टेक्सास में 31 अक्टूबर से 7 नवंबर 2022 को। युगल खिताब विजेता रही हैं वेरोनिका कुदेरमेतोवा रूस की हैं और एलिसे मर्टेंस बेल्जियम की है। तो ये बातें ध्यान रखनी है अगर पूछा जाएगा। कुछ मूलभूत बातें ध्यान रखनी है ये वुमेंस WTA फाइनल्स के बारे में। हालांकि यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किसी खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसका संबंध किस खेल से है या किस देश से संबंधित रही हैं। तो ये सब डिटेल में डिस्कशन इसीलिए किया जा रहा है कि कुछ बातें आपको ध्यान रहें। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात डेविस कप फाइनल्स 2022 के बारे में है। ये डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। विगत वर्षों में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना टेनिस टूर्नामेंट है और डेविस कप पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है। अब इसके फाइनल्स 13 से 18 सितंबर व 22 से 27 नवंबर 2022 के दौरान खेले गए और इसका जो फाइनल मुकाबला है 27 नवंबर 2022 को स्पेन के मलागा में खेला गया। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि डेविस कप फाइनल्स 2022 का विजेता रहा कनाडा। इसने 28 बार के विजेता ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो पूछा जाएगा कि डेविस कप फाइनल्स 2022 किसने जीता है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात पाकिस्तान के तैयब इकराम से संबंधित है। अब ये चर्चा में क्यों रहे? क्योंकि इन्हें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब इनकी नियुक्ति जो हुई है, इन्होंने नरिंदर बत्रा का स्थान लिया है। नरिंदर बत्रा ये भारत के हैं। जुलाई 2022 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। और अगर हम तैयब इकराम के बारे में बात जानें तो ये एशियाई हॉकी महासंघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रहे हैं। अब ये जो तैयब इकराम है नरिंदर बत्रा के बचे हुए कार्यकाल के लिए ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष रहेंगे। तो ये बातें ध्यान रखनी अगर पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तैयब इकराम के बारे में अगर पूछा जाए किस देश से इनका संबंध रहा है। चलते हैं आगे। अगली बात है सुल्तान अजलन शाह कप 2022 के बारे में। तो ये सुल्तान अजलन शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो ये हॉकी टूर्नामेंट है जो 2022 का आयोजन है। कहाँ हुआ? मलेशिया के इपोह में 1 से 10 नवंबर 2022 के दौरान। फाइनल मैच खेला गया है मलेशिया और दक्षिण कोरिया के बीच, जिसमें मलेशिया ने दक्षिण कोरिया को हराकर जीत लिया। भारत की क्या स्थिति रही? तो ध्यान रखना है कि ये जो सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट है, इसमें 6 टीमों ने भाग लिया जिसमें भारत शामिल नहीं था। तो भारत ने इसमें भाग ही नहीं लिया। तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। विजेता कौन है? मलेशिया। इसका आयोजन भी मलेशिया में ही हुआ था और इसका संबंध हॉकी खेल से है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के बारे में है, यानी दिव्यांगों का जो बैडमिंटन टूर्नामेंट है या बैडमिंटन वर्ल्ड कप है। तो इसका आयोजन टोक्यो जापान में किया गया 1 से 6 नवंबर 2022 के दौरान। और इसमें अगर हम पदक तालिका की ओर नज़र डालें तो पहला स्थान रहा है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया ने 11 पदक अर्जित किए जिसमें 6 स्वर्ण 2 रजत और 3 कांस्य हैं। वहीं भारत का स्थान पदक तालिका में 5वां रहा। भारत ने 16 पदक अर्जित किए जिसमें 2 स्वर्ण 2 रजत और 12 कांस्य हैं। जो 2 स्वर्ण पदक आए हैं उसमें कौन कौन से भारतीय हैं? प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। प्रमोद भगत और मनीषा रामदास। अगर पूछा जाए कि प्रमोद भगत कौन है तो ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, ये ध्यान रखना। मनीषा रामदास कौन है? तो ये भी पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो ये बातें महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे और अगली बात करते हैं। अगली बात वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2021 के बारे में है। अब हम 2021 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 2021 का टूर्नामेंट कोविड-19 के कारण नहीं हुआ था, इसी कारण ये 2021 का वर्ल्ड कप कहा जा रहा है। अब इसका आयोजन हुआ है न्यूजीलैंड में 8 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 के दौरान। नाम क्या है? महिलाओं का रग्बी विश्व कप, वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप 2021। इसका विजेता रहा है न्यूजीलैंड। इसने इंग्लैंड को हराया। फाइनल मैच ऑकलैंड में खेला गया था न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच, जिसमें विजेता रहा है न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड ने 6ठी बार रग्बी वर्ल्ड कप महिलाओं का जीता है। अगर हम बात करें आगामी आयोजन की तो 2025 में ये रग्बी वर्ल्ड कप महिलाओं का आयोजित होगा। कहाँ? इंग्लैंड में। तो ये बातें ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और आज की अंतिम बात देख लेते हैं। अगली बात
भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा से संबंधित है। हाल ही में पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनाया गया है और ये पहला अवसर है जब कोई महिला भारतीय ओलंपिक संघ की हेड होगी या अध्यक्षा होगी। तो ध्यान रखना है कि पीटी उषा को भारतीय ओलंपिक संघ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है। पीटी उषा के बारे में कुछ बातें जाने तो इन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है, पायोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है इन्हें, और इन्हें गोल्डन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्यसभा सांसद भी हैं। हमने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो जब राज्यसभा में इनकी नियुक्ति हुई थी तो उसको लेकर पढ़ा था, वहाँ भी हमने डिस्कस किया था कि इन्हें उड़न परी, पायोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यही है कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की नई प्रेसिडेंट कौन है? पीटी उषा। और ये बात की हमने कि ये पहला अवसर है जब कोई महिला भारतीय ओलंपिक संघ की हेड बनी है या अध्यक्ष बनी है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। तो इस प्रकार से हमने नवंबर 2022 में चर्चा में रहे खेल प्रदेश को देखा। तो आज की क्लास फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।